गीत अगीत। इस कविता में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य के अतिरिक्त जीव जंतुओं के ममत्व, मानवीय राग और प्रेम भाव का सजीव चित्रण किया है। आरंभ की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि गाकर गीत विरह के तटिनी बेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। इन पंक्तियों में कवि ने तेज गति से बहती हुई नदी के मन की बात को उजागर किया है, जो कल कल करती हुई बहती है, मानो जैसे अपने किनारों से अपने मन की व्यथा सुना रही हो। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गुलाब का पौधा मन में ये सोच रहा है कि यदि ईश्वर ने उसे भी नदी की तरह ही स्वर दिया होता तो वो भी पतझर के समय की अपनी व्यथा को पूरी दुनिया को गीत गाकर सुना पाता। गा गाकर बह रही निर्झरी, पाटल मूक खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। कवि ने बहती हुई नदी की आवाज को गीत और गुलाब के पौधे के सुंदर मौन भाव को अगीत कहते हुए छंद के अंत में ये प्रश्न किया है कि कौन सुंदर है, गीत या गीत। कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खूंटे पर छाया देती, पंख फुला नीचे खूंटे में, शुकी बैठ अंडे है सेती। शुक कहते हैं नर तोते को और शुकी कहते हैं मादा तोते को। शुक एक वृक्ष की घनी डाल पर बैठा हुआ है और उस घनी डाल की छाया नीचे घोंसले में पड़ रही है। घोंसले में शुकी अपने पंख फुलाकर अपने अंडे से रही है। कविता के अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि गाता शुक जब किरण वसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते सन्हे में सनकर। अर्थात बसंत ऋतु की सूर्य किरणें जब शुक के पंखों से छनकर उसके बदन को छूती है तो शुक प्रेम के गीत गाने लगता है। शुकी भी प्रेम के गीत गाना चाहती थी, परंतु उसका प्रेम उसके अपने बच्चों के प्रति प्रेम के आगे दबकर रह जाता है और शुकी के लिए बच्चों के प्रति प्रेम ही सबसे प्रिय हो जाता है। अगली पंक्तियां इस प्रकार हैं। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मग्न शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। कवि ने वन में गूंजते शुक के स्वर को गीत कहा है और शुकी के मन के मौन वात्सल्य प्रेम के भाव को अगीत कहते हुए ये प्रश्न किया है कि कौन सुंदर है, गीत या गीत। कविता के अंतिम भाग में कवि दो प्रेमियों के प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दो प्रेमी है यहाँ एक जब, बड़े सांझ आल्हा गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। आल्हा गीत एक प्रकार का लोक काव्य है। प्रेमी शाम होते ही आल्हा गीत गाने लगता है। जैसे ही गीत के स्वर उसकी प्रेमिका के कानों में पड़ते हैं तो वो घर से दौड़ी चली आती है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की, विधना यों मन में गुनती है। प्रेमिका नीम के पेड़ के नीचे छिपकर अपने प्रेमी का गीत सुनती है और मन ही मन ईश्वर से कहती है कि हे विधाता, मैं भी सुंदर गीत की कोई पंक्ति होती तो कितना अच्छा होता। वो गाता पर किसी वेग से, फूल रहा इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। प्रेमी के आल्हा गीत को कवि ने गीत कहा है और प्रेमिका के तीव्र गति से धड़कते हृदय में उठे सुंदर मौन भाव को कवि ने अगीत कहा है। और कवि अंत में पुनः ये प्रश्न करते हैं कि इन दोनों में से कौन सुंदर है, गीत या गीत।
आइए अब इस कविता का हम गहराई से विश्लेषण करें। इस कविता की भाषा प्रवाहपूर्ण है, जो बहती हुई सी प्रतीत होती है। साथ ही भाषा सरल एवं ओजपूर्ण है। कविता में तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है। कविता गीत अगीत में प्राकृतिक सौंदर्य का जीवंत चित्रण, विचार और संवेदना का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है, जिससे इस कविता के कुछ मुख्य बिंदु उभर कर सामने आए हैं। आइए उन्हें जानते हैं। कविता में जीव जंतुओं के ममत्व को बहुत ही सुंदर ढंग से उजागर किया गया है। कविता में शुकी भी प्रेम का गीत गाना चाहती है, परंतु उसके मन में उठने वाले गीत उसके बच्चों के प्रति उसके वात्सल्य भाव में डूब कर रह जाते हैं। वो अपने बच्चों के स्नेह में डूबी हुई अपने इस भाव को अंदर अंदर ही अनुभव करती है। कविता में मानवीय राग एवं प्रेम का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। कविता में प्रेमिका अपने प्रेमी के गीत पर मुग्ध होकर सोचने लगती है कि वो भी इस मधुर गीत की कोई पंक्ति ही क्यों नहीं हो गई। यहाँ पर प्रेमिका के मन में उमड़ रहे प्रेम भाव का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। कविता में केवल मानवीय प्रेम ही नहीं, बल्कि प्रकृति में उपस्थित तत्वों में मौजूद प्रेम भाव का भी एकदम सजीव चित्रण किया गया है। नदी द्वारा कल कल करके बहते हुए अपनी व्यथा किनारों को सुनाना और गुलाब के पौधे द्वारा ईश्वर से ये प्रार्थना करना कि यदि उसके भी स्वर होते तो वो भी अपने पतझड़ की व्यथा को गीत गाकर सुना पाता। ये सभी उदाहरण प्रेम भाव का एकदम सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं। कविता के मुख्य बिंदुओं को जान लेने के बाद अब हम इस कविता में प्रयोग हुए अलंकारों की चर्चा करेंगे। इस कविता में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, जहाँ किसी वर्ण की अनेक बार क्रम से आवृत्ति हो या एक ही शब्द की आवृत्ति हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए इस पंक्ति को देखिए। चोरी चोरी खड़ी नीम की, छाया में छिपकर सुनती है। यहाँ पर चोरी चोरी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कविता में लय और सौंदर्य लाने के लिए वाक्य विन्यास को थोड़ा बदल कर लिखा गया है, जिसका प्रचलित वाक्य अलग होता है। हम उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कवि कहते हैं कि तट पर एक गुलाब सोचता, इसका प्रचलित वाक्य होगा एक गुलाब तट पर सोचता है। ऐसे ही हम कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि देते स्वर यदि मुझे विधाता, इसका प्रचलित वाक्य है यदि विधाता मुझे स्वर देते। बैठा शुक उस घनी डाल पर, इसका प्रचलित वाक्य है उस घनी डाल पर शुक बैठा है। अंत में हम एक और उदाहरण देखते हैं कि हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की, इसका प्रचलित वाक्य है मैं गीत की कड़ी क्यों ना हो सकी।